Dear students, MSc Previous Chemistry, Physical Chemistry, यूनिट नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री में दो पार्ट हैं, एडजॉर्प्शन और माइसील। वीडियो नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। माई सेल्फ राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। हम बेसिक टर्म्स को लेकर के चलते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। द यूनिफॉर्म distribution of molecules of a substance on liquid or solid is called absorption। ठीक है, it is called a bulk phenomena। कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन क्या है? द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान रूप से, सब जगह एक जैसा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, किस पर? ऑन लिक्विड और सॉलिड, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और इट इज ए बल्क फिनोमेना। अगली कॉन्ट्रास्टिंग जो डेफिनेशन की हम बात करते हैं वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग फिनोमिना हैं। हम एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इट इज ए सरफेस फिनोमिना। द एडजॉर्प्शन सरफेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, यानी डेल जी इसके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब हम एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन की बात करें तो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स का आकर्षण और उनका रुकना कहां पर? ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यहां पर जब हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। तो जो मॉलिक्यूल्स आकर के इकट्ठे होते हैं वो तो होते हैं एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पर आते हैं तो वो जो सरफेस होती है जो उनको एक्यूमुलेट करती है, उनको ऊपर आने देती है, तो उस सरफेस को हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल जी इक्वल्स टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, बट इन दिस केस ऑफ एडजॉर्प्शन द एंट्रोपी ऑफ ए गैस और लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स, यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ जो कर्सर है, ये मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स आकर के यहाँ पर बैठते हैं तो ये एक व्यवस्थित क्रम में जो है बैठ जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं तो उस स्थिति में जो एंट्रोपी जो है उसका मान नेगेटिव हो जाता है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। इस फिनोमिना में जो है डेल जी का मान तो नेगेटिव होगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए एडजॉर्प्शन विल अकर्स ओनली बाय डेल एच, दैट इज नेगेटिव, और डेल एच का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए ओवरऑल अगर हमारे पास ये रिएक्शन है कि डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? डेल जी इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन है डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इन दैट केस ओवरऑल रिजल्ट हमारा डेल जी क्या आता है? नेगेटिव आता है। और इस डेल जी नेगेटिव वाली वैल्यू में डेल एस जो हमारे पास वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। क्यों? एंट्रोपी का मान क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने की वजह से क्या है कि मॉलिक्यूल्स अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर चले जाते हैं, तब उसका मान क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम जब इसका मान नेगेटिव हो गया, डेल एस नेगेटिव हो गया, तो ये किसी भी टेम्परेचर जो भी आपका दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर या जो भी है, उस मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा प्लस। अब हमारा डेल जी नेगेटिव लाना है तो हमें डेल एच का मान नेगेटिव लाना ही पड़ेगा, या डेल एच शुड बी नेगेटिव। तो जब डेल एच नेगेटिव होगा तो डेल जी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। और डेल एच का मान टी डेल एस की, डेल एच जो नेगेटिव का मान है वो टी डेल एस के रिजल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा डेल जी का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए एडजॉर्प्शन विल अकर्स ओनली बाय डेल एच दैट इज नेगेटिव, और इट शुड बी मोर देन रिजल्ट ऑफ टी डेल एस। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक फिनोमिना, यानी डेल एच का मान यदि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एडजॉर्प्शन क्या है? एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स विच एडजॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे एडजॉर्बेट, एंड द सरफेस विच दे एडजॉर्ब इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पर वो आकर के इकट्ठे होते हैं उसको हम एडजॉर्बेंट कहलाते हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम एब्जॉर्बेट कहते हैं। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन,
एडजॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस, यानी एडजॉर्प्शन में क्या है, मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर के इकट्ठे होते हैं, इसका उल्टा प्रोसेस है सरफेस से उठ करके चले जाना, उसको हम कहेंगे डिजॉर्प्शन। क्या नाम देंगे उसको? डिजॉर्प्शन। तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। इफ वी हैव डाउट in adsorption and absorption. If we have doubt in adsorption and absorption, that means both phenomena takes place together, then it called absorption. जब दोनों फिनोमिना साथ साथ हों, एब्जॉर्प्शन भी हो और एडजॉर्प्शन भी हो, तब हम उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में जो है मॉलिक्यूल सरफेस पे भी रह सकते हैं और अंदर भी चले जाते हैं, जबकि एडजॉर्प्शन में जो है मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पर रहते हैं। जब दोनों फिनोमेना यदि हमें देखने को मिलते हैं तो उस परिस्थिति में या उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सरफेस टेंशन, द फोर्स विच टेंड्स टू केज कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विड, पृष्ठ तनाव जिसको हम कहेंगे, द फोर्स विच टेंड्स टू केज कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. It is a force which takes place at 90 degree or perpendicular to the surface of the liquid. किसी भी जो लिक्विड होता है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर यह फोर्स लगता है। तो वह बल जो कि किसी भी लिक्विड सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है या उसको संकुचित करता है, वही हमारे लिए क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स विच टेंड्स टू केज कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। नाउ वी कंसीडर द सिस्टम ऑन as the shown in the diagram. A molecule at point A is surrounded by the various liquid molecules. यहाँ पे हम देखते हैं कि A जो मोलिक्यूल है इसके चारों तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल होता है, तो ये मोलिक्यूल अपनी पोजीशन में ही रहेगा। यानी जब ये फोर्सेस इसके अंदर जो कोई मोलिक्यूल होता है, जैसे मान लीजिए वाटर, पानी से किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, तो उस बीकर के अंदर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर सब जगह जो है फोर्स बराबर मात्रा में लगता है। लेकिन जो मोलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं उन पर फोर्स जो है नीचे की ओर लगता है, ऊपर की ओर कोई फोर्स लगता नहीं है। इसके कारण ओवरऑल रिजल्टिंग जो फोर्स होता है वो नीचे की ओर होता है, जिससे पानी जो है उसकी जो सरफेस है वो खिंचाव महसूस करती है, और इस खिंचाव महसूस करने की वजह से ही जो है सरफेस टेंशन होता है। सो द मॉलिक्यूल्स फील, जो मॉलिक्यूल अंदर की ओर है, जैसे ए की हम बात कर रहे हैं, तो ए मॉलिक्यूल जो होता है फील इक्वल अट्रैक्शन in the all directions, so overall effect is zero and cancelled by each other. But if a molecule is present on the surface, अगर कोई molecule जो कि surface पर present होगा, then it feel more attraction downward. किधर attract होगा, ये नीचे की ओर जो है ज्यादा attract होगा due to liquid, but over the surface of the liquid attraction force is weak due to gas molecules. So the surface molecule feel a force downward and surface of the liquid has tendency to minimize the surface area. This is called surface tension. इसे ही हम क्या कहेंगे, surface tension कहते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं उनमें नीचे की ओर तो फोर्स लगते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, लेकिन ऊपर की ओर ऐसा फोर्सेस नहीं लगते हैं, जिसके कारण पानी की जो सतह होती है वो खींची हुई नजर आती है। इसे ही हम जो है सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल्स। इसलिए मॉलिक्यूल्स शोज टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स लोअर एनर्जी रीजन। किस तरफ जाना चाहेंगे, लोअर एनर्जी रीजन की तरफ जाना चाहेंगे, और दिस फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन। और ये आगे चलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, एक सिंपल सी चीज हम समझ लेते हैं। आप बारीक, जैसे मान लीजिए कोई केसी का नली आप हम लेते हैं, कैपिलरी लेते हैं, और उसको पानी के अंदर मान लीजिए आप डिप कर दीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक कैपिलरी है, और इस कैपिलरी को आपने जो है पानी में, यहाँ जो पानी भरा हुआ है, और उस पानी में आपने इस कैपिलरी को डिप कर दिया है। जैसे इस कैपिलरी को डिप करेंगे, इस कैपिलरी में पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ जाएगा या ऊपर की ओर राइज अप होगा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, कैपिलरी। अब कैपिलरी एक्शन, ठीक है, क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, द राइजिंग ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, कैपिलरी में लिक्विड का राइज अप होना या लिक्विड का ऊपर की ओर चढ़ना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इसको हम क्या कहेंगे,
कैपिलरी एक्शन कहते हैं। डेफिनेशन फिर से देखिए, द राइजिंग ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ड्यू टू सरफेस टेंशन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। यहां देखिए, सरफेस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी एक्शन। सरफेस टेंशन ही क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। एक्चुअल में यहाँ देखिए, ये पानी का लेवल है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये पानी का लेवल है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें पतली बारीक केसिका नली या कैपिलरी आपने डिप करते हैं तो पानी का लेवल जो है राइज अप हो जाता है। तो ये जो पानी का लेवल राइज अप होता है, यही क्या है, कैपिलरी एक्शन होता है, या इसे ही हम कैपिलरी एक्शन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः कैपिलरी एक्शन के लिए सरफेस टेंशन जिम्मेदार होता है, और कैपिलरी एक्शन को हम पर जो है दो फोर्स काम करते हैं इस समय, एक अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। और ये जब ये दोनों संतुलित होते हैं उस स्थिति में कैपिलरी एक्शन में जो है ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से फोर्सेज हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में काम कर रहे हैं। अपवर्ड फोर्स को हम लिखेंगे F1 इक्वल्स टू गामा इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी की सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, परिधि, इंटू गामा क्या है, सरफेस टेंशन। परिधि होती है 2πr इंटू गामा, सरफेस टेंशन हो गया। तो F1 इक्वल्स टू गामा इंटू 2πr, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। गामा यहाँ पे सरफेस टेंशन और r हमारे लिए है रेडियस ऑफ द कैपिलरी। द सेकेंड फोर्स एक्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ये कहाँ काम करता है, नीचे की ओर काम करता है, ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड, किसके कारण, लिक्विड के भार के कारण, इन द कैपिलरी में। तो ये होता है F2 इक्वल्स टू mg। ये फोर्स जो है F1 है, ये कहाँ काम करता है, ऊपर की ओर काम कर रहा है ये वाला, जबकि ये जो सेकंड वाला फोर्स है F2, ये काम करता है नीचे की ओर। तो F2 इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू जी। m का मतलब मास, g फॉर ग्रेविटी। F2 इक्वल्स टू मास को निकालने के लिए हम जानते हैं कि रो इक्वल्स टू या डेंसिटी इक्वल्स टू था मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो m के स्थान पर हम क्या रख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक ही बात है, और जी अपनी जगह आ गया। जो है ये कैपिलरी अपने आप में एक बेलनाकार रूप होती है या बेलनाकार होती है, अतः हम बेलन का आयतन का फॉर्मूला रख देंगे πr² इंटू रो इंटू जी, और इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो इक्वेशन 2 और 1 दोनों में F है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इक्विलिब्रियम जब कंडीशन आएगी तो दोनों फोर्सेस जो होते वो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में F1 F2 के बराबर हो जाएगा। जब हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल करते हैं तो ये आ जाएगा गामा इंटू 2πr और πr² h रो इंटू जी। रो हमने जो है यहाँ पर डेंसिटी के लिए यूज किया है। यदि हमें सरफेस टेंशन निकालना हो तो यहाँ एक r है, इस r को इस r² से यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो एक r बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2πr यहाँ जाएगा, तो हमारे पास गामा यानी सरफेस टेंशन जो है वो हो जाएगा 1/2 h r डेंसिटी इंटू या रो बोल दीजिए इंटू जी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का, आ गया 1/2 इंटू एच आर रो इंटू जी। अब यहाँ पर h क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी, कितनी ऊपर की ओर चढ़ा है वो h से डिनोट करते हैं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। r क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की त्रिज्या कितनी है। g है ग्रेविटेशन फोर्स, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एंड गामा इज द सरफेस टेंशन। तो ये हमारे लिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया 1/2 h इंटू आर इंटू रो इंटू जी। लैप्लास इक्वेशन क्या बताती है, लैप्लास इक्वेशन बताती है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस होती है उस पर प्रेशर डिफरेंस की बात करती है कौन, लैप्लास इक्वेशन। तो यहाँ देखिए लैप्लास इक्वेशन कोरिलेट द प्रेशर डिफरेंस विद सरफेस टेंशन। किस किस को कोरिलेट करती है, प्रेशर डिफरेंस को किसके साथ कोरिलेट करती है, सरफेस टेंशन के साथ इसको कोरिलेट करती है लैप्लास इक्वेशन। अब हम इसके डेरिवेशन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इन स्फेरिकल फॉर्म। कोई भी एक लिक्विड की ड्रॉप है जो किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, गोलाकार जो है गोले के रूप में है। द रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर, स्फेयर की रेडियस कितनी है, r है। नाउ देयर इज टू टाइप ऑफ प्रेशर P1 एंड P2, दो प्रेशर हैं P1 और P2। द प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2, प्रेशर P1 जो है वो ज्यादा होता है किसके बजाय, P2 के
बजाय। हियर टू टाइप ऑफ फोर्स वर्क्स टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। द प्रेशर P1 इनसाइड, अंदर की ओर काम करता है। द ड्रॉप ट्राई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, जैसे मान लीजिए ड्रॉप है, ड्रॉप को आपने एक स्फीयर माना और स्फीयर के अंदर कोई ना एक प्रेशर है और वो प्रेशर है P1, वो अंदर से काम करता है और बाहर की ओर जो अंदर की ओर जो प्रेशर है उसका मान ज्यादा है, बाहर की ओर जो प्रेशर लगता है उसका मान कम है। जब अंदर के प्रेशर का मान ज्यादा होगा तो वो जो आपका स्फीयर है, लिक्विड का जो स्फीयर है, लिक्विड का जो गोला है, बूंद है, वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, so the pressure P1 inside the drop try to increase the surface area of the drop and surface tension try to minimize surface area of the drop, और surface tension जो बाहर की ओर है वो उसको ड्रॉप को छोटा करने का प्रयास करता है। ड्यू टू द हाई प्रेशर इनसाइड, अंदर की तरफ क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ा सा जो है उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये कोई ड्रॉप है, इस जो किस फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है। इस ड्रॉप की रेडियस है आर, कितनी है, आर, ये रही। इसके अंदर प्रेशर है P1 और बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है P2। अंदर जब प्रेशर P1 ज्यादा है P2 से तो बूंद का आकार जो है फैलेगा। जब ये बूंद फैलेगी तो माना कि इसकी जो रेडियस है वो R से कितनी हो गई, R प्लस dr हो गई। तो चेंज कितना आया, dr जो है चेंज आ गया। यहाँ देखिए जहाँ प्रेशर है कितना चेंज आया, dr का चेंज आ गया। तो नई हमारी रेडियस कितनी हो गई, R प्लस dr। अब जब ये P1 प्रेशर था और P1 प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये स्फीयर आपका फैल गया है, बाहर का प्रेशर P2 है जो कि कम है तो ऑब्वियसली फैलेगा। फैलेगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। रेडियस जब बढ़ेगी तो एरिया में कितना चेंज हुआ, तो नाउ चेंज इन एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस, त्रिज्या में बढ़ोतरी के कारण एरिया में कितना बदलाव आ गया। माना कि वो बदलाव है वो dA है, तो बाद का एरिया माइनस पहले वाला एरिया, या A2 माइनस A1। अब बाद का एरिया यानी बड़ा स्फीयर का एरिया, इसमें से छोटा जो स्फीयर है उसका एरिया घटा दीजिए। बड़े स्फीयर की त्रिज्या हो गई R प्लस dr। तो हम जानते हैं कि स्फीयर या गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। R की जगह हम रख देंगे R प्लस dr का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई R प्लस dr। तो ये तो हो गया बड़े गोले का क्षेत्रफल, माइनस छोटे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। इस R प्लस dr का होल स्क्वायर है तो इसको खोल दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा R स्क्वायर प्लस 2 इंटू R इंटू dr प्लस dr स्क्वायर। ये कैसे खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइन ये वाला जो है 4 पाई R स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R इंटू dr प्लस 4 पाई dr स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचता है 8 पाई R इंटू dr प्लस 4 पाई dr स्क्वायर। हम 4 पाई dr स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि dr का मान बहुत कम है और उसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसका मान नेग्लेक्ट करेंगे तो चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, 8 dA इक्वल्स टू 8 पाई R इंटू dr। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं द वर्क डन इन द इंक्रीजिंग ऑफ एरिया इज गिवन बाय वर्क W इक्वल्स टू गामा इंटू dA। गामा क्या है आपके लिए, सरफेस टेंशन, dA क्या है, एरिया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, अब ये जो है वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इसकी वैल्यू 3 में पुट कर दीजिए। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपनी जगह आ गया, गामा अपनी जगह आ गया, dA का मान आ गया 8 पाई R इंटू dr और इक्वेशन बन गई 4। नाउ चेंज इन वॉल्यूम कैन बी गिवन एज, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ उसको देखते हैं। dV इक्वल्स टू हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी बाद का वॉल्यूम माइनस पहले का वॉल्यूम। बाद का किसी भी गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब R के स्थान पर यहाँ पर हम रख देंगे R प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई R स्क्वायर रख देंगे। इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 4/3 पाई अपनी जगह आ गया और इसका जो होल क्यूब खोलेंगे तो ये R क्यूब प्लस 3R स्क्वायर इंटू dr प्लस 3R इंटू dr स्क्वायर प्लस dr क्यूब माइनस ये अपनी जगह आ गया 4/3 पाई R क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो पद हैं 3R इंटू dr स्क्वायर का मान बहुत कम होता है और dr क्यूब का मान तो और भी
कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम दोनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो बाकी बचे हुए ये जो दो पद हैं इनको आपस में गुणा करते हैं। तो इनको गुणा करेंगे, देखिए तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये दोनों हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, लास्ट वाला एज इट इज आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, -4/3 पाई आर क्यूब। अब माइनस यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास, ये वाला बचता है। तो हम लिख देंगे dv = 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये होगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 6। नाउ वर्क डन इन चेंज इन वॉल्यूम। हम पीवी वर्क की बात करते हैं तो W = हो जाएगा P इंटू डीवी। तो W = हो गया, प्रेशर कितना था, बाद का प्रेशर P2, पहले वाला प्रेशर P1, P1 का मान ज्यादा है, P2 का मान कम है, तो P1 - P2 इंटू डीवी। तो ये हो गया डेल P, और डीवी का मान हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 से ला करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7। तो W = डेल P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, देखिए 4 वाली इक्वेशन जो है आपके पास ये रही, इसमें भी क्या है, वर्क है, और इसमें भी वर्क है। तो इन दैट केस हम दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको काट दो। डी आर से कौन कैंसिल हो गया, डी आर कैंसिल हो गया। पाई से कौन कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गई, और एक आर जो है उससे एक आर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बचता है 2 गामा इक्वल्स टू डेल पी इंटू आर। ठीक है, 2 गामा, गामा यहाँ सरफेस टेंशन है, इक्वल्स टू डेल पी इंटू आर। तो डेल पी हमें निकालना हो तो आर को नीचे भेज दीजिए, तो 2 गामा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ डेल पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ड्रॉपलेट। जो आपकी बूंद है उसमें प्रेशर डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस क्या हो गया, P1 - P2 है एक तरह से। गामा क्या है आपके लिए, सरफेस टेंशन। ये जो है गामा, ये है हमारे लिए सरफेस टेंशन, और आर है हमारे लिए रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो इक्वेशन जो 8 है दैट इज नोन एज लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन किस चीज का रिलेशनशिप बता रही है, डेल पी में, और ये हो गया सरफेस टेंशन। यदि मान लीजिए इनमें थोड़ा सा जो ये कांस्टेंट मान लें इनको, तो ये डेल पी प्रोपोर्शनल गामा हो जाएगा या सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन 8 से ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेल पी और सरफेस टेंशन में, तो ये बिल्कुल एक प्रोपोर्शनल के रूप में हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। तो डेल पी और गामा के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये हमें एक सीधी रेखा जो है देखने को मिलती है, और इस सीधी रेखा का स्लोप जो होता है वो ये हो जाएगा। स्लोप देख लीजिए यहाँ से इन दोनों के बीच में, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है, 2/r, ये हो जाएगा आपके लिए स्लोप, 2/r इसका स्लोप हो जाएगा। तो इन द प्लेन सरफेस 2 रेडियाई आर इनफाइनाइट, सो डेल पी इज 0। अगर प्लेन सरफेस होती है तो दोनों जो रेडियाई हैं वो इनफाइनाइट होती है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थस देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस ए प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस की जब बात करते हैं तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है। लैप्लास इक्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ यंग लैप्लास इक्वेशन। यंग लैप्लास इक्वेशन क्या है, डेल पी इक्वल्स टू P1 - P2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। इसमें से यदि मान लीजिए हम इसको क्या मानते हैं, दोनों को आपस में बराबर मान लेते हैं, तो 1/, तो हमारे लिए ये वाली डेल पी इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन आ जाती है 2/r। तो हमारे लिए लैप्लास इक्वेशन है डेल पी इक्वल्स टू 2 इंटू गामा अपॉन आर। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।